हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट और एफबी पेज माली किड्स एंड पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11वां जो चैप्टर है ज्यामिति का, उसके 11.2 के जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है जो परीक्षा बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं और डेफिनेटली अगर 11वें चैप्टर में जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो जो मेन क्वेश्चन है वो मैं याद करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पूरे देख लीजिए। 11.1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 11.1 इतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लैंग्वेज पूछा है और इसमें क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है। तो 11.2 है वो इम्पोर्टेंस है, 11.3 भी है। तो 11.2 जो थेल्स प्रमेय पर डिपेंड करती है। तो हमारे अगर आपने पहले का वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय का हमने एक वीडियो पहले बना रखा है, तो उसमें पूरी थेल्स प्रमेय आराम से पूरी समझाई गई है। तो अब 11.2 का जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं और फिर बाकी वाले आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार है कि DE जो है BC की क्या है, समांतर है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे ये है ABC, ABC में कहा है कि D व E बिंदु किस पर स्थित है, AB और AC पर। मतलब AB पर है D और AC पर है E। इस प्रकार स्थित है कि ये जो DE जो ये रेखा है, इसको D और E को मिलाने पर जो लाइन बनती है ना, ये वाली BC के क्या है, समांतर, पैरेलल है। तो हमें इसके थ्रू ये अब ये तो हो गया है। अब हमको पहले में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 2 करा रहा हूँ। एक है पहले का पहला और एक चौथा। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का पहला ही करते हैं, ठीक है। अब देखो थेल्स प्रमेय हमने पढ़ा था, उसमें क्या देखा था कि थेल्स प्रमेय मतलब त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के अगर एक समांतर रेखा खींची जाती है तो वो समांतर जो भुजा होती है अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड करती है। ये थेल्स प्रमेय है। जैसे इस त्रिभुज में एक BC के समांतर ये DE भुजा खींची गई है, तो ये अन्य 2 भुजाएं कौन सी, AB और AC, इनको बराबर अनुपात में बांटेगी। और किस तरह से अनुपात में, जैसे AD बटा DB बराबर दूसरी भुजा का कौन सा पार्ट, AE बटा EC, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है, इसका हल देखिए। इसमें AD का मान कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और DB का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, AE का मान कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, AC का मान। तो देखिए AD बटा DB बराबर, या पहले आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC में DE समांतर। चलिए पहले स्टार्ट लिख ले, थोड़ा अच्छा आंसर थोड़ा क्या अच्छा दिखता है एकदम। BC और क्या दिया हुआ है हमें, माप 1 का नहीं दिया हुआ है और हमें AC का ज्ञात करना है। तो पहले लिखने के बाद फिर लिखना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही होता है AD बटा DB और AE बटा EC। अब इसमें देखो AD का मान कितना दिया हुआ है, या करके मैं इसके मान ही डायरेक्ट लिख लेता हूँ। AD का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और DB का मान कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। AE का मान दिया हुआ है कितना है, 8। और AC का मान EC का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको EC ही रखते हैं। लेकिन हमको AC नहीं ज्ञात करनी है, हमको क्या ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है। मतलब ये पूरी ज्ञात करनी है, पूरी ज्ञात कर सकते हैं। AE तो दी हुई है हमें, EC ज्ञात कर देते हैं। और मान लो AE कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। अगर सपोज EC का मान 5 आ गया तो 8 और 5 को जोड़ देंगे और AC का मान आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमें EC ज्ञात कर देते हैं, फिर EC और AE को जोड़ के AC प्राप्त हो जाएगा। अब देखो EC यहाँ पर क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। फिर इसको या फिर इसको कट कटा के ट्रांसफर करके इसका क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे EC बराबर 8 गुणा 9 बटा 6, ठीक है। ये किसका मान आया है, EC का। कैसे, पहले EC यहाँ भाग में था, इधर आ गया गुणा में हो जाएगा, फिर जब इसको भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो 6 बटा 9 जाएगा, तो 9 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे। अब कट रहे हैं तो काट लेते हैं, 2 के पहाड़े में कट रहा है, ये 3
और 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12, तो कुल मिला के 8 मल्टीपल 9/6, इसका आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, तो इसी का मान कितना आया, हमें 12 आ गया है। अब देखो इसी का मान आया है तो AC ज्ञात करना है हमें। AC क्या है, AE में से अगर EC जोड़ देंगे तो ये बढ़ जाएगी हमें। AE का मान हमें गिवन है, दिया हुआ था, कितना था, 8 प्लस EC का मान कितना लाए हम, 12, बस 12 और 8 कितने हो गए, 20। ठीक है, किसका मान आ गया है, AC का मान। ओके, 11.2 का तीसरा जो क्वेश्चन है उसको आकृति में, ये जो आकृति डायग्राम में दिया हुआ बड़ा है, इसको देखकर कि OA, OB और OC पर क्रमशः L, M व N बिंदु इस प्रकार है कि LM लंब है AB पर और MN लंब है BC पर, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि LN लंब है AC पर, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए थेल्स प्रमेय में पहले हम पढ़ते थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा दी हुई है तो बाकी अन्य भुजाओं के टुकड़े के अनुपात क्या होता है, उनका बराबर होता है अनुपात में, लेकिन यहाँ उल्टा लिखना है हमें। देखिए अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर दी हुई होती है, समांतर भुजा दी हुई होती है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं उनके टुकड़े अनुपात में, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको समांतर भुजा LN समांतर AC हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम, अगर इनके अनुपात के टुकड़े अगर बराबर लेके आ जाए तो हम थेल्स प्रमेय के विपरीत या विलोम से हम कह देंगे कि LN समांतर AC। कैसे, एक बार स्टार्ट करते हैं फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हल, अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, AOB पहले लेते हैं। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये जो ML, ये जो रेखा है यहाँ पर देखिए, ML या LM कुछ भी कह सकते हैं त्रिभुज AOB में। चलो LM भी लिख लेते हैं क्योंकि इसमें वही नाम दिया हुआ है। LM ये लंब है, किस पर लंब है, AB पर। ठीक है, LM लंब है AB पर। तो थेल्स प्रमेय से, तो या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं, इनके जो अनुपात के टुकड़े उनको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देखिए, अब इसके अनुपात क्या लिखेंगे, या तो AL/LO लिख लो या फिर OL/LA लिख लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या तो ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, AL/LO बराबर, अभी त्रिभुज कौन सा, ये वाला ले रहे हैं हम, इधर वाला। तो इसमें यहां पर ये वाली समांतर भुजा यहाँ किस कौन सी है, एक मिनट, आपके यहाँ पर सॉरी समांतर नहीं, लंब नहीं, समांतर हमें दी हुई है। हाँ, तो समांतर है ना, तो इसलिए हम इनके टुकड़े लिख लेते हैं OM बराबर OB। ठीक है, तो हम ML जो रेखा है AB की क्या पैरेलल दी हुई थी, अब पैरेलल दी हुई होती है तो थेल्स प्रमेय से किसी त्रिभुज के एक आधार को समांतर दी हुई है तो उनके अनुपात क्या होते हैं, टुकड़े अन्य दो भुजाओं के बराबर होते हैं। तो दूसरी भुजा OA और OB के टुकड़े हमने लिख लिए अनुपात में बराबर। कैसे लिखे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 1, ये बाद में हमारे काम आएगा। तो ये सॉरी लंब नहीं है, ये समांतर है। ठीक है ना, तो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला BOC, त्रिभुज BOC में। अब इसमें कौन सी समांतर दी हुई है, MN रेखा दी हुई है। MN रेखा किसके, BC के समांतर में MN समांतर दी हुई है BC की, ये भी समांतर दी हुई है तो थेल्स प्रमेय से वही सेम लिख लेते हैं। अब इसके टुकड़े लिखते हैं, या तो OM/MB लिख लो, फिर ON/NC। इसमें टुकड़ा वही जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ हमने OM/OB लिखा था यहाँ से, तो यहाँ भी लिखते हैं। अब इस त्रिभुज की टुकड़ी कौन से, OM/M
ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एन बटा एन सी। इसमें ओ एन बटा एम बी होगा, यहाँ पर ओ बी नहीं एम बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये टुकड़ा है ना, ओ बी तो पूरा हो जाएगा ना, तो ओ एम बटा एम बी। ओके, अब इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 2। अब 1 और 2 को आराम से देखो, ध्यान से देखिए, 1 और 2 से क्या दिखता है। समीकरण 1 में और 2 में कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? समीकरण 1 में भी ये वाला पूरा आया हुआ है ओ एम बटा एम बी, और समीकरण 2 में भी ओ एम बटा एम बी दोनों आया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए ओ एम बटा एम बी की जगह, इसकी जगह ये वाला भाग लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं ए एल अपॉन एल ओ, और ये वाला तो था ही, इसको तो लिखेंगे, इसकी जगह हमने ये वाला भाग लिख लिया है ओ एन बटा एन सी। अब आप ये देखिए कि ये जो अनुपात के टुकड़े लिखे कौन से त्रिभुज में है? एओसी में है, एओसी में। यहाँ पर हमको समांतर भुजा ये वाली एल एन दी हुई नहीं थी, अगर दी हुई होती तो हम ये वाले टुकड़े लिखते, क्या लिखते, ए एल बटा एल ओ और ओ एन बटा एन सी ए लिखते, लेकिन हमें समांतर दी हुई नहीं थी। लेकिन अब तो हम ये टुकड़े बराबर लेके आ गए समीकरण 1 और 2 से, तो कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर थेल्स प्रमेय कब होती है? जब समांतर दी हुई होती है फिर टुकड़े लिखते हैं, वो तो थेल्स प्रमेय होती है। लेकिन समांतर जो अनुपात में टुकड़े हमें दिए हुए होते हैं उसके थ्रू फिर हम समांतर लिखते हैं ना, तो वो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से एल एन समांतर एसी, ठीक है, इतना ही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD और C आपस में क्या है, बराबर है। और क्या दिया हुआ है, कोण B और C ये भी आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन हमको क्या सिद्ध करना है या फिर दर्शाना है कि DE और BC ये आपस में समांतर है। डायग्राम देख लीजिए, इसमें यूं पूछा गया है कि ये आपके जैसे त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। अब कहा क्या है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी, इस पे डी और ई, मतलब यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई, ये इस प्रकार स्थित है कि ये बी डी ये वाला टुकड़ा और ई सी या सी ई ये वाला टुकड़ा ये आपस में क्या है, बराबर है। हमें केवल इतना टुकड़ा बराबर दिया हुआ है। और कहा गया है कि ये कोण बी ये और कोण सी ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। अब हमको सिद्ध करना है कि डी और ई को मिलाने पर जो लाइन में भुजा ये जो आकृति बनती है फिर नहीं, तो ये डी ई जो रेखा है ये बी सी के क्या है, समांतर, पैरेलल। तो हमको ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, या ध्यान रखेंगे ये भी थेल्स प्रमेय के थ्रू ही होगा। कैसे, अब देखिए हल 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है, बी डी और ए सी यही बराबर दिया हुआ है, और कोण बी और सी पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर सी ई या ए सी कुछ भी बोल सकते हैं, बी डी और सी ई ये बराबर दिया हुआ है, और इसका नाम लिख लेते हैं समीकरण 1। ये हमको दिया हुआ है, काम आएगा हमें। और क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण C। ध्यान रखिए, अगर किन्हीं त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर कोण B और C ये क्या आमने सामने के सम्मुख कोण है। तो अगर किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। जैसे कोण B के सामने ये वाली भुजा है और कोण C के सामने ये भुजा है, तो हम लिख सकते हैं, तो भुजा कौन सी, AC बराबर ए बी, क्योंकि इन दोनों की सम्मुख भुजाएं है। अब कारण लिख सकते हो, मालूम होना चाहिए कि सम्मुख बराबर सम्मुख कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो इसका नाम रख लेते हैं समीकरण
2। अब कुछ नहीं है, 1 में से 2 भाग दो, ये हमारा आ गया आंसर। ध्यान रखोगे थेल्स पर में जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, AD बटा DB और AE बटा AC यूँ टुकड़े रखते थे, लेकिन ध्यान रखें हम इनको यूँ भी लिख सकते हैं। जब अब तक पढ़ा था वहाँ पर हमने यूँ रखा था, जैसे AD बटा DB बराबर AE बटा AC, लेकिन इसको हम बड़ी भुजाओं के साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? पहले तो लिख लो AD, A और D, और बट्टे में लिख लो AB, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, AD, और इसी की संगत बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, इसकी ये वाली है, AB है। तो छोटी भुजा के नीचे उसकी जो बड़ी भुजा है हम वो भी लिख सकते हैं, AE बटा AC, क्योंकि अब यहाँ पर जब हम सिद्ध करेंगे ना तो ये तो टुकड़ा आ जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बड़ी भुजा वाला रखेंगे, मतलब AD के बट्टे में रख लेंगे ये बड़ी वाली भुजा कौन सी, A और B, ठीक है। अब करते हैं, अब ये AC और AB क्या हो गया, आपस में इक्वल बराबर हो गए हैं। अब समीकरण देखो, BD और CE इनका आपस में भाग दे देते, यहाँ पर नाम था हमारा B। अब समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब एक क्या था उस लेफ्ट साइड, अब देखिए ये टुकड़ा है, सॉरी अच्छा ये टुकड़ा नहीं है हमारा, ये वाला है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पहले लिखते, समीकरण 1 का क्या है, BD है, या फिर पहले ये वाला लिख सकते हो AC, जो बड़ा वाला भाग है उसको भी लिख सकते हो AC, क्रमवार लिखते हैं। जैसे AB कौन सी उस इस साइड वाली भुजा है और BD कौन सी वो इस साइड है, तो पहले AB को साइड पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्रम से, ताकि मिस ना हो। अब देखो समीकरण 2 में से 2 व या 1 व 2 से कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पहले AB लिख लेते हैं, बड़ी भुजा पहले लिख लेते हैं, AB अपॉन BD बराबर AC अपॉन CE। अब ध्यान दीजिए, AB के बट्टे में हम कौन से लेके आए हैं, BD लेके आए हैं, और AC के बट्टे में लेके आए हैं EC। तो वहाँ पर हम जब थेल्स पर पढ़ते थे तब छोटे टुकड़े लिखते थे, इसको थेल्स पर में देखो वहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि हम यही अनुपात लिख सकते हैं कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, या फिर जो हमने यहाँ पर लिखा है पहले बड़ी वाली भुजा लिख लो, क्या है बड़ी वाली भुजा AB, और इसका ये वाला पार्ट लिख लो कौन सा, BD, और दूसरी में भी AC लिख लो, उसका छोटा पार्ट क्या है EC। ऐसे भी लिख सकते हो, इनका अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। इनका अनुपात जब पढ़ेंगे ना वो भी इनका अनुपात आपस में क्या आएगा, हमेशा बराबर ही आएगा। अब ये हमारे आ गए बस। अब देखो पहले हमारे समांतर रेखा दी हुई होती थी तब टुकड़े लिखते थे, अब हमें यहाँ समांतर रेखा नहीं दी हुई, हम उनके अनुपात के टुकड़े लेके आए हैं, तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में हम अनुपात बराबर लेके आए हैं, तो इनकी जो DE भुजा है ये BC की क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC, इतना ही पूछा था। अब इसी क्वेश्चन को अलग एंगल से भी लिख सकते हैं, कैसे, BD और EC लिखा हुआ है, इनको डिवाइड करके +1 दोनों साइड करके यूँ भी कर सकते हैं। 1% का जरूरी नहीं है, इसकी एक ही विधि है, इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, अलग अलग आपके स्कूल में भी अलग कराई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो इस एंगल से भी हमारा आंसर है, जो मेरे को शायद ज़्यादा बड़ा विधि नहीं है, तो इस तरह से हमें जो सिद्ध करना था DE समांतर BC वो हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां।
पांचों क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि आकृति में डी बी सी के क्या है, समांतर है, और सी डी ई एफ के समांतर। तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन संख्या 5। अब देखिए पहले आकृति बना लेते हैं। यहां पूछा है कि डीई बीसी के क्या है, समांतर। तो पहले त्रिभुज का नाम मतलब एबीसी दिया हुआ है यहां पर, ए बी और सी। अब डी देखिए कहां पर है, डी बी सी मतलब ये वाली भुजा है, तो इसके समांतर का है, तो मतलब यहां बना लेते हैं हम, ये डी और ये ए, ये इसके समांतर दी हुई है। नेक्स्ट सी डी ई एफ के समांतर है। अब ई एफ कहाँ है, ई तो यहाँ पर है, और सी डी मतलब सी और डी को आपस में क्या किया हुआ है, मिलाया हुआ है। सी डी की बात है तो सी और डी को आपस में मिलाया हुआ है। फिर ई एफ इसके समांतर है, मतलब इसके समांतर खिंची हुई है, तो यहाँ से समांतर मतलब यूँ होगी ऐसे, ठीक है। तो ये इसका नाम दिया हुआ ई एफ, तो ई एफ सी डी के समांतर है। अब सिद्ध क्या करना है, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी का नाम आया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर संगत में कौन सी बड़ी भुजा रखनी पड़ेगी, ये वाले। और कैसे वो भी देख लीजिए। पहले तो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, स्टार्ट क्रमवाई करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर दी हुई है, बी सी के समांतर दी हुई है, तो ये वाली जो बी ई रेखा है बी सी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर छोटे टुकड़े नहीं लिखने हैं। ए डी के बट्टे में हमें ए भी लिखना है, क्योंकि यहाँ ए डी की बात की गई है, तो ए डी लिखनी है, और बट्टे में बी डी नहीं लिखना है। कौन सी लिखनी है, ए बी लिखनी है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से आप ए डी के बट्टे में डी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा बड़ी विधि हो जाएगी, वहाँ पर फिर एलसीएम लेना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा विधि बड़ी है। तो इससे हम डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई बट्टे में ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 1, ओके। अब नेक्स्ट त्रिभुज ये वाला कौन सा, ए डी सी। अब त्रिभुज ए डी सी में, अब इसमें हमें समांतर इसमें दी हुई थी, कौन सी भुजा, ई एफ, ई और एफ, ये ई एफ किसके समांतर है, सी डी के, में ई एफ समांतर किसके, सी डी, या फिर सी डी समांतर ई एफ कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी डी समांतर ई एफ, इसमें भी समांतर है, तो इसमें भी अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर बड़ा लिखा है तो उधर भी पहले बड़ी भुजा भी लिखनी पड़ेगी। तो पहले तो लिख लेते हैं ऊपर वाली छोटी भुजा ए एफ, फिर उसके नीचे बट्टे में एफ डी नहीं लिखना है, बड़ी वाली लिखते हैं, कौन सी, ए डी, ए एफ बटा ए डी। जिस तरह से यहाँ हमने लिखी थी ना ए डी बटा ए बी, उसी तरह ए एफ बटा ए डी, क्योंकि त्रिभुज अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला ए डी सी। इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, ये ए एफ जो ये लाइन है, ये डी सी सी डी क्या है, समांतर है, तो ये वाला टुकड़ा बटे ए डी, मतलब ए एफ बटा ए डी बराबर ए ई बटा ए सी होगा। तो लिख लेते हैं ए एफ बटा ए डी बराबर ए ई बटा ए सी, समीकरण 2। अब 1 और 2 समीकरण को ध्यान से देखिए क्या इक्वल लग रहा है। समीकरण 1 और 2 में ये वाला जोड़ा क्या आ रहा है, बराबर, मतलब समान आ रहा है, तो क्या कर देते हैं, इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए मैं आगे यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 से ये वाला तो लिख लो पहले, ए एफ बटा ए डी बराबर, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये वाला ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ओके। अब देखिए ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा,
ए डी यहाँ पर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा किसकी, ए डी के साथ, और फिर ए बी को इधर लाएंगे तो ए बी यहाँ पर भाग में इधर आएगा, ये भी गुणा हो जाएगी किसके साथ, ए एफ के साथ। या इसको ए बी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एफ के साथ क्या आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा ए बी, और ए डी उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ए डी के साथ, तो ए डी इंटू ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, दैट्स ऑल। यही हमें लाना था, ए एफ इंटू ए बी बराबर ए डी स्क्वायर। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्ट साइड में है वो राइट, ठीक है ना, ये हमने राइट साइड में लिख लिया और लेफ्ट साइड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इतना ही सिद्ध करना था, मतलब इतनी सिद्धम, ठीक है ना, ये ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आकृति दी हुई है ये वाली, ठीक है। इस आकृति है, नाम दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ये ए, ये बी, सी और ये डी। क्या पूछा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसकी भुजा ए बी समांतर डी सी। अच्छा, ए बी और डी सी ये क्या दी हुई है हमारे को, समांतर दी हुई है। लिख लेते हैं, मैं क्वेश्चन आपको मालूम है 9 नंबर का, मैं डायरेक्ट हल लिख रहा हूँ। हल समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी, ये हमको दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके विकर्ण मतलब बी डी और ए सी, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर क्या कहा है कि ए ओ बटा बी ओ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले लिख लेते हैं, विकर्ण बी डी व ए सी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ इक्वल सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन था हमारा अभी तक। तो क्या पूछा था हमें कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी और डी सी आपस में क्या है, पैरेलल है, और विकर्ण बी डी और ए सी परस्पर क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इसके थ्रू हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिना रचना के हम नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ है, थोड़ी सी बस रचना करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। क्या रचना है, देखिए, ओ जो है इस ओ से या तो ए बी के समांतर खींच लो, अगर ए बी के समांतर खींचोगे तो वो ऑटोमेटिक डी सी के समांतर हो जाएगी। कैसे, बिंदु ओ से एक लाइन समांतर खींच लेते हैं, या तो इस त्रिभुज के इस साइड खींच लो या तो उस साइड खींच लो, किसी एक साइड खींचना है हमारे, वो काम चल जाएगा। जैसे इस साइड खींचते हैं, बिंदु ओ से ये यहाँ पे पूरी खींच देते हैं पी और क्यू, ठीक है। बिंदु ओ से पी क्यू समांतर ए बी खींची, रचना क्या की हमने, ये रचना। बिंदु ओ से कौन सी रेखा खींची, पी क्यू समांतर खींची है किसके, ए बी के। अब देखिए, ए बी के समांतर खींचे तो वो ऑटोमेटिक डी सी के समांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से क्या दी हुई थी, समांतर दी हुई थी। तो इसके साथ में आप डी सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब देखिए, यहाँ पर 2 स्टेप है। अब कुल मिला के आप या तो डायग्राम में इस साइड वाले आकृति ले सकते हो, नहीं तो डायग्राम में उस साइड वाले आकृति ले सकते हो, किसी एक से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, पहले तो ये वाला लेते हैं, त्रिभुज। अब ए और बी ओ देखो कहाँ पर है, ये ए ओ और बी ओ, मतलब ये वाली भुजा। अब ध्यान से अगर देखें, इस त्रिभुज की बात की जाए, ए डी सी, ए डी सी में पी ओ और डी सी क्या आपस में समांतर है। त्रिभुज ए डी सी में ये वाला,
अब एडीसी में ध्यान से देखिए, एडीसी में कौन सी भुजा, पीओ है, तो लिख लेते हैं पीओ समांतर डीसी। कहाँ से आई, रचना से हमने की थी, सॉरी पी क्यू, यहाँ पीओ है, क्यू तो वहाँ पर है, तो पीओ समांतर डीसी कहाँ से आई, तो लिख लेते हैं रचना से। ये हमें गिवन नहीं था, ये हमें रचना की है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर है तो उसके टुकड़े क्या होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं, तो लिख लेते हैं पीडी या फिर डीपी बटा एपी और ओसी बटा ओए। जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं प्रश्न में वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। इस साइड वाला पहले भाग लिखते हैं, तो थैल्स प्रमेय से लिख सकते हो। देखिए हर प्रश्न में थैल्स प्रमेय काम आ रही है, थैल्स प्रमेय से इस साइड लिखते हैं, थैल्स प्रमेय से डीपी बटा पीए, डीपी बटा पीए इक्वल ओसी। अब यहाँ पर जो नाम हमारा क्या दिया हुआ है, सीओ दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सीओ लिखते हैं, ओसी लिख सकते हो नाम, तो जो दिया हुआ है वही लिखते हैं, सीओ बटा एओ। ओके, अब ये अनुपात में क्या हो गए, बराबर हो गए, और इसका नाम रख लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, जिस तरह से ये वाला त्रिभुज लिया है, अभी ये वाला लेते हैं, कौन सा, ए डी बी। इस आकृति का कोई यूज नहीं करना है। अब जिस तरह से ये वाला लिया है, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए डी बी वाला लेते हैं। अब त्रिभुज ए डी बी में, एडीबी में अगर देखें तो ये पीओ रेखा, ये अब किसके, अब पीओ रेखा पहले त्रिभुज लिया उसमें डीसी के समांतर थी, अभी पीओ रेखा ये किसके, एबी के, ये भी एबी के भी समांतर है। अगर ये पी क्यू रेखा पूरी इसके समांतर है तो ये पीओ भी समांतर होगी, क्योंकि इसी पे भाग है ना, तो यूं लिख सकते हैं पीओ समांतर एबी। कहाँ से, रचना से। रचना से क्या हो, किसी डाउट है कि पी क्यू लिखा है तो पी यू क्यों, वो कोई बात नहीं, क्योंकि ओ है बिंदु, वो पी क्यू पर ही आया हुआ है ना। अगर पी क्यू इसके समांतर है तो पी ओ भी इसके समांतर ही होगी। तो रचना से अगर ये समांतर है तो इसके अनुपात क्या होंगे, टुकड़े वो भी बराबर होंगे। तो थैल्स प्रमेय से टुकड़े लिख लेते हैं, डीपी बटा पीए बराबर डीओ, और जो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर भी डीओ लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी डीओ बटा बीओ या फिर ओबी। यहाँ पर बीओ लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम बीओ लिखते हैं, और नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 में क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, 1 और 2 में इक्वल है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट साइड दोनों तरफ बराबर है, तो यूं करो कि इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं, कौन सा पार्ट, सी ओ बटा ए ओ, और ये हमें लाना था, तो इसकी जगह तो ये लिख लेते हैं सी ओ बटा ए ओ बराबर, और ये तो लिखना ही है डी ओ बटा बी ओ। अब इतना लिखे तो भी सिद्ध है, और लेकिन हमें क्वेश्चन में तो पूछा था ए ओ के बट्टे में बी ओ था, लेकिन कोई बात नहीं, इनका ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा, ए ओ यहाँ पर भाग में उधर जाएगा तो किस पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी ओ है, ए ओ यहाँ पर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। चलो भेजते अभी, या और बी ओ यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा सी ओ के, तो सी ओ ये इधर आ जाएगा भाग में, सॉरी एक डी ओ को हमें भेजना है, यहाँ तक लिखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ ट्रांसफर करके ये वाला लेके आए हैं, तो इसको इधर भेजते हैं और डी ओ इधर लाते हैं, सी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ। बस इतना ही सिद्ध करना था हमें। अब इसमें लेफ्ट राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सी ओ बटा डी ओ बराबर ए ओ बटा बी ओ, इतनी सिद्धम। ठीक है, अब 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इसको एक बार देख लेते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं, इसका किसी आंसर बहुत छोटा है। क्या पूछा है कि यदि डी व ई क्रमशः ए बी व ए सी पर जो त्रिभुज है ए बी सी की भुजाओं पर इस प्रकार स्थित है, या ऐसे स्थित बिंदु है कि बी डी और सी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोई दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, दो बराबर होनी चाहिए। अब दो बराबर कौन सी है, इसमें देख सकते हैं, जैसे ये डायग्राम, अब इसमें ये डी और ई
ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। अब यहाँ पर हमको समांतर नहीं कहा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अगर हम ए बी बराबर ए सी लेकर आ जाते हैं तो भी कह देंगे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं तो ए बी और बी सी ये अगर बराबर लेके आ जाते हैं तो भी कह सकते हैं। नहीं, कुल मिला के हमें कोई दो भुजाएं आपस में बराबर लेके आनी है। और दिया हुआ क्या है, हमें जो दिया हुआ पे लिख लेते हैं बी डी बराबर सी ई, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर थैल्स पर में होती है तो इनको टुकड़ों में लिखा जाता है, लेकिन आप त्रिभुज ये दोनों बराबर दी हुई है इसलिए आप एक बार इनको टुकड़ों में लिखकर भी सरल कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये दिया हुआ है हमें, अब कैसे लिखेंगे, जैसे ए डी बटा डी बी, थैल्स पर में क्या होता है, यही होता है बराबर ए ई बटा ई सी, यही होता है हमें। अब क्या करेंगे इसमें, अब ए डी बटा डी बी व ए ई बटा ई सी, इन दोनों की तरफ अगर प्लस एक कर ले कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी प्लस एक किया है और उधर भी प्लस एक किया है। अब प्लस एक क्यों किया है उसका भी रीजन है। अब प्लस एक करने पर इनका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, डीबी आएगा, डीबी, और यहाँ पर क्या रहेगा डीबी, डीबी में एक बार डीबी बार और डीबी का गुणा एक से करेंगे तो डीबी यही आएगा, और एक बार कट जाएगा ये और पीछे क्या रहेगा ए डी इक्वल, इसमें इनमें क्या एलसीएम आएगा, इसी आएगा एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा, एक बार कट जाएगा और गुणा एक बार करने को एक का गुणा ए से करेंगे ए ही बचेगा, प्लस अब देखो इसी में यहाँ पर मतलब इसी बार भाग जाएगा और इसी का गुणा एक से करेंगे तो ई सी। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, डीबी और एडी देखो इनको जोड़ने पर क्या बढ़ता है, डीबी और एडी को जोड़ने पर कौन सी भुजा आती है, ए बी आती है, तो इनकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी अपॉन डीबी तो है ही बराबर, और ए ई और ए सी को जोड़ते हैं, ए ई और ए सी, इसको जोड़ेंगे तो कौन सी भुजा आएगी, ए सी अपॉन ई सी। अब ध्यान दीजिए, अब ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए सी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे हमें पहले गिवन था कि बी डी और सी क्या है बराबर है, यहाँ पर मैंने डी बी लिखा है लेकिन बी डी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ए बी बटा, या तो आप ये जो डी बी या बी डी इसकी जगह चलो नाम जो यहाँ पर लिखे हुए वही लिख लेते हैं, यहाँ जैसे बी डी है तो यहाँ पर भी नाम लिख लेते हैं बी डी, और यहाँ सी ई है तो यहाँ पर भी सी और ई, ठीक है, ताकि नाम में कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो, अब या तो आप क्या कर सकते हो, बी डी की जगह सी ई लिख सकते हो या फिर सी ई की जगह बी डी लिख सकते हैं। ए बी के बट्टे में क्या था, बी डी इक्वल ए सी की बट्टे में सी ई। इसको अगर आप बी डी को चेंज करके मान लो अगर सी ई लिख सकते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या ए बी बटा, अब बी डी की चेंज करके क्या लिखते हैं, सी ई बराबर ए सी बटा सी ई। चूंकि बी डी और सी ई ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दिया हुआ है हमें। अब देखो सी ई से सी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाए, क्योंकि ये भाग में इधर भेजो गुणा में आएगा फिर वैसे ही डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसको यूं ही काट देते हैं। पीछे क्या बचेगा, ए बी बराबर ए सी, दो बजे आगे बराबर, ए बी और ए सी क्या आगे बराबर है, तो त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होती है तो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर भी नाम वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको जैसा लिखा होता है वैसे लिखते हैं। ओके, इस तरह से 11.2 के जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर करा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अब नेक्स्ट जो 11.3 चैप्टर है वो हमें आपको अगले वीडियो में हम जब शेयर करेंगे तो वो भी जरूर देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।